हे गाइस, वेलकम टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मास्टरगंज कंपटीशन। दोस्तों, हम हिंदी को एक अहम मोड़ तक लेकर आ चुके हैं। कुछ ही चैप्टर और बचे हैं, अध्याय बचे हैं, कुछ ही टॉपिक बचे हैं जिनको हम अब आगे आगामी लेक्चर्स में, आगामी जो व्याख्यान में उसमें देख लेंगे, जो चलचित्र के माध्यम से आप सभी का हम मार्गदर्शन करने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है, हम लोग UPSSC हर बार की तरह मैं इस बार भी आपको बता रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट और साथ ही साथ स्टेनो, और इसके अलावा जो पेट है, UPSSC का जो पेट है, पेट एग्ज़ाम जो चल रहा है ना, हाँ हाँ आने वाला है 2025 वाला, उसको भी कवर करेंगे। हिंदी का सिलेबस जहाँ जहाँ भी है हम सबको बारी बारी से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे उसमें एग्ज़ाम आते हैं, जैसे AGTA भी आता है एग्ज़ाम, और ये कृषि प्रवर्धक ये वाला है, और कनिष्ठ का है, तो चल ही रहा है ये सब। कहने का मतलब है हिंदी को कंप्लीट एक कम्प्रिहेंसिव तैयारी हम लोग कर रहे हैं, किसके थ्रू? PYQ के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। ओके, तो चलते हैं, एक एक प्रश्न को देखते हैं। हम इस बुक को, ये जो जिसका PDF शो कर रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके परचेस करके लिख रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको। यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है ये, इनका कंपाइलेशन बहुत अच्छा है। एवरी क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन को उन्होंने टच किया है, साथ ही साथ उसका व्याख्या भी दिया है, व्याख्या भी दिया है। ठीक है, आइए तो करते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आलोचकों के अनुरूप। अच्छा हाँ, बताना तो भूल ही गए, टॉपिक कौन सा है। ये टॉपिक है शब्द भंडार, शब्दार्थ। जैसा भी है, आगे आपको हर शब्द, हर प्रकार का आपको परिभाषा के रूप में और भांति भांति की चीज़ें दिखती जाएंगी। आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। आलोचकों, अनुरूप, रचना, परिवर्तन। आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक, ये देख लीजिए, आलोचकों, आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। अब देखिए क्या नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए और हमें भी बताइए। चलिए बताइए। तो ये जो वर्ड है, सॉरी शब्द है, ये वर्ड है अनुरूप, ये वाला चेंज करना है, इसके अनुसार ये नहीं लगा लिखा गया है, तो ठीक है। अनुरूप के में अपनी पहचान होना, वाक्य में अनुरूप शब्द का प्रयोग अनुचित है। यहाँ अनुरूप के स्थान पर अनुसार होगा। ठीक है, सबको जो समझ में आ रहा था वही मुझे भी समझ में आ रहा था। इसमें कॉमन सेंस जैसी चीज़ लग रही थी, लेकिन एक बात रखिएगा, जो हिंदी है ना, ये कॉमन सेंस पे नहीं चलता है। इसमें थोड़ा सा आपको गहनता भी चाहिए, गहनता, गहनता मतलब डीप नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। आपको थोड़ा सा उसको देखना होगा, बार बार देखना होगा, देखना होगा, देखते रहना होगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। ठीक है, पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी। ठीक है, हास, हस्त, पूर्ति और ह्रास। बताइए, इसमें से चारों में से कौन सा इसमें रेखांकित जो शब्द है उसकी जगह पे आएगा। ठीक है, रेखांकित तो किया ही नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं होने दी, बताइए कौन सा इसमें तब्दीली करना चाहिए। चार पांच, चार ऑप्शन ही है, कौन सी बड़ी बात है। ये आंसर इसका ह्रास है। ठीक है, ह्रास। ओके, व्याख्या देखते हैं। प्रश्न का पिता ने, हाँ व्याख्या दी है, इसका आंसर सही है। पिता ने बेटी की शादी में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी, रेखांकित पद है कमी। ठीक है, कमी के लिए सर्वाधिक उचित ह्रास। ठीक है, ये नहीं होने दिया। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। देखिए यहाँ रेखांकित किया है, बूढ़े माँ बाप का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। अविलंब, अवलंब, अवसर, अमूल्य। ठीक है, आइए देखते हैं। तीसरा है, थोड़ा सा लगाइए। तीसरा है,
इसका आंसर ये होगा बी, अवलंब होगा। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। वाक्य, बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था, में सहारा के लिए उचित शब्द अवलंब होगा, जबकि अवलंब का अर्थ शीघ्र, विलंब रहित, अमूल्य का अर्थ अनमोल तथा बहुमूल्य होता है। ठीक है, इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बार बार इसको देखना है वीडियो को, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, बोलता है, चौथा प्रश्न है, पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का लगाया डैश 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 से लगाया। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए जो बीच में ये दिया हुआ है। ठीक है, दोष हो सकता है, वियोग हो सकता है, दंड हो सकता है तथा दोषारोपण हो सकता है। आप बताइए कौन सा हो सकता है। चौथा नंबर प्रश्न है, ये अभियोग, दंड तो अदालत देती है, ठीक है, न्यायालय देती है, ये अभियोग लगाता है। ओके, तो आंसर ये है सी, और इसका व्याख्या देखते हैं। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर अभियोग का प्रयोग होगा, अतः पूर्ण वाक्य होगा, पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का अभियोग लगाया। समझ में आई। अब आगे प्रश्न देखते हैं, अगला हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा, संदेह, संशय में संदेह का अर्थ जहां मन में कुछ होने की आशंका होना, वहीं संशय है। संशय है, संशय। ठीक है, देखते हैं। मन में शक की स्थिति, कुछ घटित होने की के निश्चय की स्थिति, क्रोध की स्थिति, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। बताइए, चारों ऑप्शन दिए हैं। पांचवा प्रश्न है, सोच के बताइए अच्छे से। ठीक है, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति, ये हो सकता है संदेह की जगह। ठीक है, बाकी क्या होता है देखते हैं। अगला प्रश्न है ये, हाँ, व्याख्या देख लेते हैं। संदेह जो है, संशय में संदेह का अर्थ जहां मन में कुछ होने की आशंका हो, वहीं संशय का अर्थ वास्तविकता के लिए। संदेह मतलब कुछ होने का आशंका हो, संशय जो है वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। अंतर है, दोनों में फर्क है। ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, छठवां प्रश्न है, जहां प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वही है विलाप से आशय क्या है। विलाप मतलब रो कर अपना दुख कहते जाना, आवाज़ के साथ रोना, जोर जोर से रोना, हाथ पटक पटक कर रोना। ठीक है, प्रलाप मतलब दुखी हो या क्रोधित होकर व्यर्थ में बातें बोलना, या तेरी जात का, ये अब तेरी, इस टाइप के जो बोलते हैं, गुस्सा भी है, प्रलाप कर रहे हैं। लेकिन विलाप क्या होता है, आप बताइए। विलाप नहीं, विलाप, विलाप। छठवां प्रश्न है, रो रो कर अपना दुख कहते जाना, उसको बोलते हैं विलाप करते हैं। ज़्यादातर औरतें या जो बुजुर्ग औरतें करती हैं, विलाप करती हैं। आजकल तो कोई भी कर सकता है, रील्स के ज़माने में, तो इसको ध्यान से रखिएगा। विलाप का अर्थ रो रो कर अपना दुख कहते जाना। ठीक है, आंसर यही था। आइए सातवें प्रश्न पर चलते हैं। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। उपयोग से, अनुप्रयोग से, प्रयोग से, सदुपयोग से। बताइए। तो इसका उपयोग करेंगे, तो इसका आशय ये है, किसी वस्तु को आशय व्यवहार में लाना, इसको उपयोग कहते हैं। समझ में आया। व्याख्या देखते हैं, तीनों चारों शब्द को देख लेंगे। तो व्याख्या ए है आंसर इसका। उपयोग किसे कहते हैं, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, ये उपयोग हो गया। अनुप्रयोग क्या होगा, किसी सिद्धांत या अनुशासन का व्यवहारिक, व्यवहारिक जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल प्रयोग। प्रयोग क्या होता है, किसी वस्तु को उपयोगिता की दृष्टि से की गई जांच, प्रयोग हो गया। और सदुपयोग है किसी वस्तु का उचित उपयोग। ठीक है, और नोट, आयोग द्वारा इस प्रश्न का विकल्प सी माना है। ठीक है, प्रयोग माना है, लेकिन ये उपयोग ही होगा। एक्चुअली देखिए, अनुप्रयोग तो साफ साफ होता है, इसको एप्लीकेशन बोलते हैं अनुप्रयोग को। जो एप्लीकेशन, जो ऐप आप इस्तेमाल करते हैं, उसको ऐप अनुप्रयोग बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई सिद्धांत या अनुशासन पर व्यवहारिक प्रयोग, प्रैक्टिकली चीज़ को कर रहे हैं। उपयोग तो ये साफ साफ देखिए, वस्तु को व्यवहार में लाना। सदुपयोग मतलब उचित ही करना, गलत इस्तेमाल मत करना। उपयोग तो कुछ भी हो सकता है, इसका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी उसका है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, लेकिन सदुपयोग का सिर्फ पॉजिटिव है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रयोग का तो दृष्टि से की गई है, बस प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, या यूँ कहें कि हमें कुछ न कुछ उसमें नई नई चीज़ें उस पर खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ट्रायल मान लीजिए। आठवां प्रश्न है, कोई डैश 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 कोई नहीं टाल सकता, नियम, नियति, निमित्त, नमित। बताइए, आठवां प्रश्न है।
नियति को कोई टाल नहीं सकता, यही तो था नियति। आप ये यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ कहने का मतलब ये है, जो बड़े बुजुर्ग या यूँ कहें कि परंपरागत बोली भाषा जो है उसको मान, या यूँ कहें परंपरागत सत्य सिद्धि हुई बातें हैं, या व्यवहारिकता है, या यूँ कहें लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है। तो वो बातें हैं, उसको तो भाई साफ साफ है, अगर आप जानते रहेंगे, कहीं सुने रहेंगे प्रैक्टिकली, तब उसको समझ पाएंगे। देखिए, या पढ़ के आप जान सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सामाजिक सोसाइटी रूप में रहते हैं और इन सब चीज़ों को फोकस करते हैं रील्स के अलावा भी, तो आप चीज़ें समझ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है या प्रतीत होता है। आपकी क्या राय है, आप इसके बारे में हमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, अथवा दिए गए रिक्त स्थान में उचित शब्द नियति चुने जाने से वाक्य सार्थक बन जाएगा। पूर्ण वाक्य क्या होगा, नियति को कोई टाल नहीं सकता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 9th नंबर प्रश्न है, अपने डैश 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 के लिए लड़ना धर्म है। रिक्त स्थान के उचित पर क्या, एकदम मजेदार टॉपिक है ये। सतत्व, स्व स्वत्व, सम्मति, सम्मत, बताइए। 9वां, स्वत्व, स्वत्व के लिए, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। रिक्त स्थान यही है, आंसर सही है। व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए रिक्त स्थान पर स्वत्व शब्द भरा जाएगा, अतः पूर्ण वाक्य अब होगा अपने स्वत्व के लिए धर्म लड़ना धर्म है। 10वां प्रश्न है, अध्याहार का अर्थ है, बताइए। चारों ऑप्शन देख लेते हैं। वाक्य में आधा अर्थ प्रकट करना, प्रकट होना। वाक्य में किसी अंग का लोप होना, अंग। वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना। वाक्य में संपर्क छिन्न हो जाना, बताइए। 10वां प्रश्न है, सोच के बताइए फट से। ये सही है, वाक्य में कर्ता और उसका कर्म का जुड़ जाना अध्याहार कहते हैं। अध्याहार का अर्थ, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देख लेते हैं इसका क्या है। अध्याहार शब्द का उपयुक्त अर्थ, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना। मूलतः अध्याहार का शाब्दिक अर्थ है तर्क वितर्क ऊहापोह। वाक्य को पूरा करने के लिए उसमें कुछ शब्द ऊपर से जोड़ना या स्पष्ट वाक्यों को दूसरे शब्द से स्पष्ट करने की क्रिया का अध्याहार कहलाता है। समझ में आया। एडिट करना अपने अकॉर्डिंग, जो इसका एक वर्ड मीनिंगफुल मीनिंग निकल जाए, ठीक है। ऋतु का अर्थ है ऋतु, सत्य, इत्र, रूप और कृत। 11 नंबर प्रश्न है, इसका है सत्य, ऋतु। आइए इसको देख लेते हैं। रित, ऋतु नहीं रित है। यहाँ ऋतु है, यहाँ रित। आंसर ए है। इसका व्याख्या देखते हैं। रित शब्द का अर्थ है सत्य होता है, ठीक है। प्रश्न में ऋतु शब्द दिया है जिसका संगत अर्थ किसी भी विकल्प में नहीं थे, लेकिन ऋतु का अर्थ मौसम होता है, उसमें नहीं दिया। आप लोगों के अनुसार भी यही है, हम लोगों के अनुसार भी वही था, लेकिन अब इसमें दिया है तो देख लेते हैं उत्तर के अनुसार। ऋतु शब्द के अनुसार ऋत ही शब्द होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है चाहिए, जिसका अर्थ है सत्य, मोक्ष तथा यथार्थ। ऋत शब्द का विलोम अनृत है, ऋत अनृत। पढ़े ना हमें अनृत नृत, अरे ऋत अनृत की छाया, ये कोई कविता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा उसका देख लेते हैं। शब्द है ये, अर्थ है रिद्ध। रिद्ध मतलब समृद्ध, रिद्ध और समृद्ध। समृद्ध हो गया धनवान व्यक्ति, रिद्ध मतलब थोड़ा सा कंगाल व्यक्ति, ठीक है। रिद्धि समृद्धि धन, ठीक है, ये हो गया। रिकत रिक्त 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 रिक्त, सही है, रिक्त धन जायदाद, ये तो अलग ही शब्द है। ऋषिक ऋषिक, ऋषि मुनि, ऋषि पुत्र, ऋषि मुनि का पुत्र, ओके। तक्षक, तक्षक है, तक्षक का भिन्न अर्थ क्या है। बढ़ई, रुत, सूत्रधार, शिलान्यास, विश्वकर्मा। 12वां प्रश्न था, बताइए इसका। इसका सी है, शिलान्यास, ठीक है। तक्षक का अर्थ आशय है बढ़ई, सूत्रधार, विश्वकर्मा से है, जबकि शिला शिलान्यास इन तीनों से भिन्न अर्थ वाला है, ठीक है। भिन्न अर्थ की बात पूछा था तो भिन्न अर्थ बता रहा, ओके। बढ़ई भी है, सूत्रधार भी है, विश्वकर्मा भी है, लेकिन ये शिलान्यास दूसरी चीज़ है। शिलान्यास जैसे मोदी जी ने शिलान्यास किया, योगी जी ने शिलान्यास किया, मंत्री जी ने शिलान्यास किया, गृह मंत्री ने किया, ये फलाना किया, जो लिखा रहता है।
किसी दिवाली या किसी प्रोजेक्ट का होता है, शिलान्यास किया जाता है, दैट्स इट, वही होता है शिलान्यास। हाँ, ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, भाव का भिन्न अर्थ है, भाव का भिन्न अर्थ है, भवन, दर, विचार और अभिप्राय। बताइए। भवन होगा, भाव का भवन होगा, भिन्न अर्थ, बाकी सब तो सही है। भाव का आशय दर, विचार, अभिप्राय से है, जबकि इन तीनों से भिन्न अर्थ कौन होगा? ये भवन, ये तो ईंट पत्थर और तालिका की बात कर रहा है, ये बाकी दर है, विचार, अभिप्राय, इन तीनों का सही अर्थ भिन्न दिख रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का जो प्रश्न है, आज के वैज्ञानिक नए नए द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, अनुसंधानों, आविष्कारों, पदार्थों और विचारों, चारों में से कोई एक वहाँ फेंक के मारिए, तो यहाँ पे फेंक के मारिए, यहाँ मारिए, इसको फेंक के मारिए, कौन सा शब्द आएगा? 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, आविष्कारों द्वारा, आविष्कार द्वारा, ये जो गैजेट आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें इस 5G और 6G के मामले में मैं इस चीज़ को लेकर के आया, अनुप्रयोगों का प्रयोग कर रहा हूँ, ये आविष्कार ही तो है, आविष्कार ही तो है। ठीक है, मोबाइल है, गैजेट है, आप बैठे घर बैठे बैठे मुखर्जी नगर की क्लासेस देख रहे हैं, दिल्ली की क्लासेस देख रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये गैजेट है, ये उसी के देन है, आविष्कारों की ही देन है। ओके, तो देखते हैं, बी सही था। ओके, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ देख लेते हैं, डायरेक्शन यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शन वहाँ देख लेंगे। यदि इस रोग का आरंभ में ही काबू न किया गया तो, इस रोग को आरंभ में काबू न किया गया तो यह हो सकता है घातक या विनाशक या कुछ ऐसा हो सकता है, डैश 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 होगा, मुझे नहीं पता था, लेकिन हम पूरी तरह से बताएंगे आपको। ये है 4 ऑप्शन, संक्रामक, आक्रामक, अतिक्रामक और अभिक्रामक। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से संक्रामक हो जाएगा, फैलता है, इन्फेक्शस हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो दिख गया तो दिख गया, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, अभ्यांतर क्या होता है? आ हो गया, भयंतर, अभ्यांतर का सही अर्थ है किसी वस्तु का आभाग, किसी वस्तु का बाहरी भाग, ठीक है, किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु की भीतरी भाग। समझ में आ जाएगा आपको। बताइए, इसका होता है किसी वस्तु का भीतरी भाग, अंदर, अभ्यंतर की बात हो रही है, किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाता है। ठीक है, अभ्यंतर का विलोम बाह्य होता है, ये अंदर की तरफ वाली बात है, इसका बाह्य होता है। 17 नंबर प्रश्न है, रसाल, रसाल शब्द का अर्थ है आम, केला, पक्षी, चमक। बताइए। रसाल मतलब आम होता है, जब आप पर्यायवाची करेंगे तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं इनका जो और भी है, जैसे आम, रसाल शब्द आम का पर्यायवाची है। आम के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? सहकार, आम्र, सौरभ, पिकबंधु, अमृतफल, अम्ब, अम्बी अम्बी बोलते हैं दिल्ली में सब। अम्बिया कैसे दिया भैया? अम्बिया कैसे दिया? अम्बी अम्बी कैसे दिया? तो ये लेकिन अम्ब होता है। फलश्रेष्ठ, मधु, रासव, पिक प्रिय, पिक वल्लभ। क्या बात है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर, वलय, वलय, वलय शब्द का अर्थ है चिन्हित कीजिए। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल, आवरण। बताइए। गोलाकार घेरा, वलय का मतलब गोलाकार घेरा होता है। वलय बने रहते हैं। ओके, व्याख्या देख ही लिया हम लोगों ने, हो गया। 19 नंबर प्रश्न, संगीत द्वारा व्यक्ति का डैश डैश प्रभावित होता है, शरीर, अधिकार, आचरण, कर्तव्य। बताइए। 19वां प्रश्न है, आचरण जो है संगीत के द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है, ये आंसर सही है, बी। व्याख्या देखते हैं, जी हाँ, आचरण। ठीक है, 20वां प्रश्न है, 20वां देख लेते हैं। बोलता है, भारत में निर्धनता निर्मूलक कार्य गति से नहीं हो सका है। प्रशंसनीय, स्तुल्य, स्तुत्य लिखा है, स्तुत्य, क्या बात है। फिर संतुत्य, अनुशंसनीय, क्या बात है। 20वां प्रश्न है, प्रशंसनीय गति से नहीं हो सकता, सही है। बोलता है, भारत में निर्धनता मूलक कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका है। ओके,
21 नंबर प्रश्न, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक डैश नहीं हुआ, साकार, स्वीकार, आकार, निराकार, बताइए। सही है। 21, हाँ 21 नंबर प्रश्न है। बाकी साकार नहीं, स्वीकार कैसे होगा यार, स्वीकार कैसे होगा, मुझे भी लग रहा है अचानक बढ़ गया। जो उसमें आके होश नहीं खोना, साकार नहीं हो सकता। गांधी जी के सपनों को साकार करने वाले, हमेशा ये तो कॉमन वर्ड है, माँ बाप के सपनों को साकार करें। तो गांधी जी के सपना साकार वही उसी वर्ड से है। ठीक है, 21 नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का सपना ठीक है, रामराज का सपना नहीं हुआ, हो गया व्याख्या। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं में बड़ा काम है, परियोजन, आरक्षण, आयोजन, संगठन। साफ साफ दिख रहा है 22 नंबर प्रश्न। ठीक है, आयोजन। समझ में आया कि आयोजन यहाँ बोला जाएगा, बाकी सही है। अगले पीडीएफ पे चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें अस्वस्थ, विश्वस्त, संतुष्ट, निरस्त। तो यही है, आश्वस्त किया। वायुयान के अंदर उतार चढ़ाव से, वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें आश्वस्त आश्वस्त किया। ओके। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक 4 विकल्पों में बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। समस्या, खेद, जटिलता और कठिनाई है। समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता। 24 नंबर प्रश्न है, बताइए आप, फट से बताइए, फट से। बेमेल शब्द क्या है? जटिलता हो गया, ये समस्या, ये भी समस्या, कठिनाई भी है, और जटिलता भी। ये दुख वाली बात है, खेद, रिग्रेट की बात कर रहा है, गिल्टी फील की बात कर रहा है, रिग्रेट। ओके, बाकी सब सही है, कॉम्प्लेक्सिटी ही सारी चीज़ें हैं। समस्या, कठिनाई, जटिलता की सब एक ही वर्ड के वो समरूप वर्ड हैं या समानार्थी शब्द हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरे देख लिए हो तो देख लो क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे सब एक ही तरह से वर्ड है। ये घर अलग है, प्रियजन होते हैं, परिवार होता है, बच्चा होता है, सब रिलेटिव है। ये है मेटलिस्टिक चीज़ है, ये सारे रिलेशन हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या शो करता है। व्याख्या है, परिवार, प्रियजन, बच्चे रिश्तों को दर्शाता है, जबकि घर को व्यक्तिगत मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत, मैंने बताया है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। करत करत अभ्यास ते जनमत हो सुजान, रसरी आवत जात है, शिल परत परत निशान। सुजान वाला सही है 26 नंबर प्रश्न का। ये तो सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यही है इंग्लिश वर्जन इसका। आंसर भी है इसका, देखें। ठीक है, समझ में हो गया। 27 नंबर का जो प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चीजिए। वह जिधर गया जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। ठीक है, जी जिधर गया समझ में आया, जीवन लहरा उठा, जिधर रुका, ठीक, झाऊं छो छाऊं छाऊं, ठीक ठीक। विकल्प में से कौन सा चूज कीजिए आप, बताइए। 27 नंबर का प्रश्न है, जिधर रुका, ये वाला है सी। ठीक है, वह जिधर रुका, हाँ, जीवन लहरा उठा, झुका, प्रेम बरस पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर, अरण्य, अरण्य चंद्रिका का अर्थ है जंगल की सुंदरी, जंगल में मंगल, निष्प्रयोजन का पदार्थ, निष्प्रयोजन पदार्थ, निरर्थक तनाव, श्रृंगार। बताइए। 28 नंबर प्रश्न है डी, निरर्थक बनाओ श्रृंगार। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या देख लेते हैं एक बार 28 वाले का। अरण्य चंद्रिका का अर्थ है निरर्थक बनाओ श्रृंगार। ठीक है, ठीक है, सही है। और 29 नंबर देखते हैं, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की आशा, चिंता, संभावना, आशंका। बताइए। 29 नंबर प्रश्न है, आशा, चिंता, संभावना, आशंका होगा। ठीक है, आशंका हो रही है कि अगर वृष्टि नहीं हुई है तो सूखा पड़ने का
आशंका है, ठीक है। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की आशंका है, अन्य विकल्प संगत नहीं। रूस में एक बार क्रांति, क्लाती, क्रांति, कृंति, कृन, इसको क्या पढ़ेंगे मुझे पढ़ के कोई बता दे क्या है। क्रिकांग, क्रियांका, क्या है, गलत लिखा है भाई ये। या तो क्री पढ़ लो या का पढ़ लो। क्री का एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं, ती, ठीक है। क्रियांति, क्रियांति हो गया, तो ये क्रांति ही है। तो 31 नंबर प्रश्न है, दूध जमाने पर दही के रूप में डैश 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 हो जाता है। प्रणत, परिणत, परिणीति, परिणीत, कौन सा है इसमें से बताइए। 31 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर, ये है परिणत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न, रंग भवन का अर्थ है रंगा हुआ भवन, रंग बनाने की कारखाना, नाट्य गृह, रंगरेलियां बनाने का स्थान। क्या लिखता है, ठीक है बताइए। रंग भवन मतलब होता है नाट्य गृह, रंग भवन का अर्थ होता है नाट्य गृह, जहाँ नाटक करते हैं लोग, ठीक है। थिएटर, थिएटर बोलते हैं, रंग भवन इसको बोलते हैं, थिएटर। 33 नंबर प्रश्न, नीचे लिखे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। प्रतिघात, चोट के बदले घात, चोट के बदले चोट, भारी चोट, हत्या, उल्टे हाथ से चोट, बताइए। 33 नंबर है, साफ साफ होता है प्रतिघात, चोट के बदले तो चोट। व्याख्या है, प्रतिघात का अर्थ है चोट के बदले चोट, ठीक है। हत्या का अर्थ है हाथ से प्राण हारना। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, नीचे लिखे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ, 3 समय तक, तीनों समय होने वाला, कालतीत, सर्वज्ञ, बताइए। त्रिकालज्ञ की बात है। 34 नंबर प्रश्न है, सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी बाबा हैं भगवान शंकर, तो वही बात है। त्रिकालज्ञ का मतलब तीनों कालों की क्या ज्ञानी है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, जानने वाला, ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रुपए हैं, रिक्त स्थान हेतु शब्द चुनिए। बोलते हैं, बजते हैं, खनकते हैं, आवाज करते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, खनकते हैं, रुपए खनकते हैं, शेष विकल्पों में तर्कसंगत नहीं है, ये तर्कसंगत लग रहा है, खनकते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोलता है मीनाक्षी, मीनाक्षी का अर्थ क्या है। मोरनी, मछली की तरह गोल आंखों वाली, यमुना, पूनम की चांदनी। मीनाक्षी, मीनाक्षी वही है, बताइए। मछली की तरह गोल आंखों वाली, क्या बात है, क्या बात है, मछली की तरह गोल आंखों वाली। अब जो भी है, जैसा भी है यार, मैं आर्टिस्ट नहीं, आई एम नॉट ए आर्टिस्ट, यू नो। मीनाक्षी का अर्थ है मछली की तरह गोल आंखों वाली, मीनाक्षी। एक होता है मीनाक्षी ड्रिल, मीनाक्षी ड्रिल जो होता है 5 mg फलाना नहीं, ये जो हेयर ग्रोथ के लिए होता है, वो मीनाक्षी नहीं है, ये मीनाक्षी। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी किन्हें किसे कहते हैं। राधा, सीता, सत्यभामा, द्रौपदी, इसी को बोलते हैं मिथिलेश कुमारी। जो रामायण देखे होंगे उनको समझ में आएगा। मिथिलेश कुमारी अगर ऐसा की हो तो ऐसे नहीं हो, जब लव कुश कांड में ये सब दिखाए गए थे, मिथिलेश कुमारी का नाम बार 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 आया था, ठीक है। आइए बी देखते हैं, मिथिलेश कुमारी सीता को कहा जाता है इनके अन्य नाम में, जैसे पर्यायवाची है भूमिजा, लोग बोलते हैं कि हल चलाते समय जनक, राजा जनक जब हल चला रहे थे उसी में से उपजी हुई थी। वैदेही, जानकी, रामप्रिया, जनक सुता, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, 38 38 बोलते हैं लोग। 38 नंबर, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। व्यंग लेखक सामाजिक डैश 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 और तीखा प्रहार करता है, बताइए। 38 नंबर, अड़तीस नंबर प्रश्न का आंसर है विद्रू विद्रूपता, विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है, क्या बात है।
पढ़ने में भी जुबान लड़खड़ाने लगी है भाई। पूर्ण वाक्य ये है, व्यंग लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है। वाह क्या बात है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो 39 नंबर है। मनुष्य के डैश 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 में पुस्तकें उनकी मित्र और तथा मार्गदर्शन प्रेरक और साथी होती हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं। मनुष्य के डैश डैश में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। कष्ट, सुख, एकांत, तनाव। कष्ट, सुख, एकांत, तनाव। 39 नंबर प्रश्न है। तो एकांत में जब होता है मनुष्य तो उसकी मित्र कौन सी होगी? पुस्तकें होगी, मार्गदर्शक भी होगी, प्रेरक भी होगी तथा साथी भी होगी। लेकिन ये है कि सार्थक या सकारात्मक पुस्तक ही पढ़े तब। गलत गलत यार, आतंकवादी वाली बात पढ़ना शुरू कर देगा किताब में तो फिर वो भी सी बात है, कुछ ना कुछ गलत करेगा ही तो दुश्मन हो जाएगी वो। मनुष्य के एकांत में पुस्तकें डैश हो गया। 40 नंबर है, धोखे भरे आधुनिक समाज में डैश 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 की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रत्यावर्तन, प्रवंचन, प्रवचन, प्रत्यवर्तन, प्रवर्तन बताइए। 40 नंबर प्रश्न है। प्रवंचन, प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। जाति सामाजिक स्तरीकरण का एक व्यवस्था है, कौन सा? मानकीय, क्रमिक, आंतरिक, आदर्श। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात आप ऐसे ही देख सकते हैं, आदर्श जैसी कोई चीज़ तो होता नहीं है। जाति कभी भी, जाति धर्म और ये सब चीज़ों में बांटना ये कोई आदर्श बात होती नहीं है। वो हमेशा समाज को वर्गीकृत करती है, जो समाज के लिए बहुत अच्छा शब्द नहीं माना जाता है। ठीक है, तो 41 नंबर का आंसर यही है कि मुझे लगता है मानकीय, मानकीय, मानक उसी का व्यवस्था है। तो ठीक है, मानकीय व्यवस्था है, मुझे लगता है सही है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता? शत्रु, सहयोगी, विपक्षी, प्रतिरोधी। तो शत्रु को भी नहीं कर सकता, मित्र को तो पहुंचाएगा ही नहीं, साथ साथ शत्रु को भी नहीं पहुंचाएगा, बस और क्या। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। सहयोगी क्या है? जो हमारी सहायता करे, सहयोगी कहलाता है। जो किसी बात का विरोध करे, प्रतिरोधी कहलाता है। बस हो गया। 43 नंबर है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश 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 रहना चाहिए। उद्यत, प्रबुद्ध, संबंध और उद्दत। बताइए कौन सा है? 43 नंबर प्रश्न है, डी है, उद्दत रहना चाहिए हमेशा प्रत्येक नागरिक को। तत्पर, उद्दत मतलब तत्पर। ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। माता जी को डैश डैश डैश, माता जी को आशीर्वाद तो होगा नहीं, माता जी को प्रणाम होगा, शुभाकांक्षा स्नेह होगा। तो स्नेह तो बराबरी वालों को करता है और बड़े वालों को ये करते हैं शुभ, ये ठीक है। तो माता जी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अपने से बड़ों का हमेशा प्रणाम करना चाहिए। नमस्ते नमस्ते अपने से छोटे या बराबर वालों को किया जाता है। ठीक है, 45 नंबर देखते हैं। गायंद, गयंद, गयंद का अर्थ है बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा, गैंडा और बड़ा हाथी। 45 नंबर प्रश्न का बताइए आंसर। बड़ा हाथी होता है गयंद। 45 नंबर प्रश्न का बड़ा हाथी होता है, गंद का बड़ा हाथी होता है। ओके, अगला प्रश्न 46 नंबर है, मूढ़ चेता। मूढ़ चेता, मूढ़ जो चेता का अर्थ है मूर्ख, जो बाद में चतुर बन गया। आलसी, मूर्ख, दूसरों को मूर्ख बनाने वाला। 46 नंबर प्रश्न है, सी, मूर्ख है। मूढ़ चेता मतलब मूर्ख। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको भी तो दिख ही गया है यहाँ पे। 47 नंबर प्रश्न है, प्रायोगिक का अर्थ है जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, जिसका प्रयोग भविष्य में हो, जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। तो जिसका
प्रयोग पहले किया जा चुका हो उसी को प्रायोगिक बोलते हैं। ठीक है, जिसका प्रयोग पहले किया जा चुका हो उसी को प्रायोगिक बोलते हैं। आगे बढ़िए। 48वां नंबर प्रश्न है, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित है। न्याय, यश, प्रशासन, अहिंसा। गांधी जी का अर्थशास्त्र किस पे है? धर्म और न्याय पर आधारित है। गांधी जी का धर्मशास्त्र न्याय पर आधारित है। ओके, 49 नंबर देखते हैं, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। डैश 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 डैश, इसमें चारों ऑप्शन भरने हैं। धर्म सम्मत, धर्म सापेक्ष, धर्मानुसार, धर्मनिरपेक्ष। बताइए। 49 नंबर प्रश्न है, सब जानते हैं ये संवैधानिक वर्ड है ये, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, धर्मनिरपेक्ष ही होता है। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। 50 नंबर देखते हैं, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय भावना डैश डैश रूप में जागृत करता है। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र राज्य जो है जनता में राष्ट्रीय भावना का रूप में जागृत करता है। इसमें शब्द क्या है? संकीर्ण, अस्वाभाविक, अनिरंजित, स्वाभाविक। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न देखिए, सबको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा इसमें होगा। ठीक है, स्वाभाविक रूप से बोलता है तो यहाँ ये स्वाभाविक भरा जाएगा। ठीक है, भावना स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, विकास के लिए आर्थिक डैश 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 आवश्यक होती है। विविधता, आत्मनिर्भरता, सक्षमता, बहुलता। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न है तो बी है इसका, आत्मनिर्भरता होती है आवश्यक विकास के लिए। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पहुंचने से पहले ये चैप्टर, ये लेक्चर वीडियो का समाप्त होता है। वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। आपको क्या करना है, पहला काम करना है, कमेंट में लिखो ना। आप लोग, बहुत कम लोग लिख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करिए हमें। और दूसरा बताइए, हमारी कमियां बताइए, क्रिटिसाइज कीजिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये भी लिखिए। साथ ही साथ अगर किसी को स्टेनो से रिलेटेड कोई कोर्स चाहिए, चाहे बेसिक वाली हो या एडवांस वाली हो, सब मिलेगा यहाँ पे, जिसमें PDF में मिलता है, ऑडियो भी मिलता है और वीडियो भी मिलता है। साथ ही साथ लाइव सेशन भी रहते हैं, कॉपी भी जांच किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ट्रांसक्रिप्शन को चेक किया जाता है और जो बच्चे बेसिक वाला कर रहे हैं उनको भी कॉपी जांच करके तुरंत ही बताया जाता है। तो जुड़े रहें हमसे और अगली लेक्चर का इंतज़ार कीजिए, वो जब भी जल्दी आने वाला है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, प्रतिक्रिया ज़रूर दें, फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।